गीता, प्रिया, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। জয়েন হচ্ছেন, বিজেতার কি প্রবলেম হয়ে গেল? रिकॉर्डिंग स्टार्टेड सर, एक बार कंफर्म करो तो। यस सर। ओके गोपाल, चलो सर स्टार्ट करते हैं। Yes. अच्छा, तो बेसिकली हम लोग इनकम टैक्स टॉपिक में, इनकम टैक्स क्लास में सर हाउस प्रॉपर्टी टॉपिक को लेके थोड़ा सा आजकल बातचीत में हैं लगे हुए। और हाउस प्रॉपर्टी के अंदर ना बात क्या हो रहा है, क्वेश्चन दिया गया था, होमवर्क दिया गया था, हाउस प्रॉपर्टी का होमवर्क दिया गया था। चलो मैं पहले होमवर्क सॉल्व कराते कराते बात करता हूँ और उसके बाद न्यू और भी क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आंसर्स भी हैं एज वेल एज प्रोविजंस का भी और भी कुछ एरिया है जो कवर करना है। ऐसे तो एक ओवरऑल आइडिया आप लोगों को मिल ही गया, स्पेशली जीएवी कैलकुलेशंस का। लेकिन इसके बाद जो और एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस आता है हाउस प्रॉपर्टी में, वो है इंटरेस्ट कैलकुलेशंस का, ठीक है, जिसके बारे में मुझे बात करना पड़ेगा, ठीक है। पर उससे पहले क्वेश्चन था वो करते हैं, बाद में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो चलो मैं स्क्रीन शेयर कर दिया। तो मुझे जितना याद आ रहा है, हम लोग वो क्या बोलते हैं, आइडेंटिकल यूनिट्स, है ना सर, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन दिया था। हाँ, एक पोर्शन सेल्फ ऑक्युपाइड, दूसरा पोर्शन लेट आउट, वेरी गुड सर। तो ऐसा एक कुछ क्वेश्चंस था। एक ओन से रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, इट हैज टू इक्वल यूनिट्स, यूनिट 1 एंड यूनिट 2। यूनिट यूनिट 1 इज सेल्फ ऑक्युपाइड ना, यूनिट 1 इज सेल्फ ऑक्युपाइड फॉर रेसिडेंशियल पर्पस एंड यूनिट 2 इज फॉर लेट आउट और लेट आउट पर्पस। ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ था। रेंट था इसका 6000 पर मंथ एंड ये भी बोला गया था कि रेंट ऑफ 2 मंथ कुड नॉट बी रिकवर्ड। इसका मतलब अनरियलाइज्ड है ना, जब कोई चीज कुड नॉट बी रिकवर्ड बोलता है इसका मतलब कि वो अनरियलाइज्ड है। म्यूनिसिपल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी कितना बोला सर, 1,30,000 है क्या? यस सर। अच्छा, एम भी बोला 1,30,000, एस आर बोला 1,25,000 और एफ आर बोला 1,40,000। आप सबको पता है कि इसका करना क्या होता है। म्यूनिसिपल टैक्स बोल दिया था 12%, विच इज पेड बाई एक्स। अदर एक्सपेंडिचर जैसे कि रिपेयर में 250, इंश्योरेंस में 600, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी में 63,000 का, ठीक है, ये बोला था। अच्छा, फाइंड इनकम ऑफ एक्स, आपको ये फाइंड करने बोला था एक्स का इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 24-25। एज्यूम मिस्टर एक्स आल्सो अर्न फ्रॉम अदर सोर्सेस 1,80,000, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, एक बेसिक पिक्चर बना लेना चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं माइंड मैप। माइंड मैप बना लेने से आपके लिए बहुत बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। चलो आप लोग जो भी सॉल्व किए हो मेरे साथ साथ मैच करा लो। अगर आंसर मैच होता है कंग्रेचुलेशंस, अगर नहीं मैच करा होता है तो डबल कंग्रेचुलेशंस। क्यों, गलती था तो ठीक हो जाएगा और क्या, ठीक है। होमवर्क क्वेश्चन 1, ठीक है। तो इसमें ये जो क्वेश्चन था
इसमें फटाफट आप एक, हाँ बोल। ডেট না দেওয়া থাকে তাহলে কি 30,000 বলবো? কি না দেয়া থাকলে 30,000 হবে? ইন্টারেস্ট অন ক্যাপিটাল इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, হ্যাঁ হ্যাঁ इंटरेस्ट ऑन लोन যদি না থাকে তাহলে इंटरेस्ट ऑन लोन দিবি না, 30,000 কেন নিবি? इंटरेस्ट ऑन लोन কি ছিল কোশ্চেনে? হ্যাঁ ছিল তো, বড় ক্যাপিটালটা ছিল। এই তো লাস্টে ছিল না, लास्ट में बोला था तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी 63,000 बोला था ना, 63,000 बोले দিয়েছিল তো। না বলছি ডেট না বলা থাকলে কি ধরতে হবে? ডেট না বলা থাকলে অ্যাজাম্পশনে এটাই থাকবে কি 99 এর परे, अगर डेट नहीं ঠিক बोला আছে। रहेगा तो इसका मतलब 99 के बाद ही होगा, ठीक है। अगर कोई मैटर 99 के पहले का होगा ना तो वो अलग से मेंशन कर देगा कि द लोन इज बोरोड बिफोर 1999, ठीक है। तो वो अभी तक वो सब सिचुएशंस ऑलरेडी गायब हो चुका है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में आपको पागल प्रॉब्लम में डालने के लिए देगा तो बोलेगा। अगर कंस्ट्रक्टर अगर एक्वायरिंग प्रॉपर्टी के लिए लोन ले रहा है, हाँ, और अगर वो जो एजम्पशन डेट है, एजम्पशन वो 2 लाख का अचीव कर सकता हाँ, है, वो कौन सा डेट? डेट है, हाँ वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1499 के बाद होना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज क्वेश्चन नॉर्मली ऐसा नहीं पूछेगा। तो असेसमेंट डेट है 2024-25, हाँ वो कभी सारे क्वेश्चन से रिलेटेड दिया हुआ है, ठीक है। तो आपके पास ये पूरा प्रॉपर्टी था, इस प्रॉपर्टी को आप दो हिस्सों में तोड़ दो सर, ठीक है। बीच का एक पोर्शंस बना लो, नीचे आप सेल्फ एक पार्ट में आप रहते हो, दूसरे पार्ट को आप भाड़ा पे लगाते हो, यही है ना सिचुएशंस। चलो तेरे घर के सामने घर एक बनाएंगे, झूठा ही सही। अरे वाह बढ़िया घर बना, मेरे को सिविल इंजीनियर बनना चाहिए था। चलो अच्छा नहीं बना सर, घर नहीं बक्सा लग रहा है, ठीक है समझ गया। आप लोग का बात ना करने से ही मेरे को समझ में आ जाता है आप कहना क्या चाहते हो। सर इसमें इसमें जो टोटल वैल्यूएशन दिया है उसको फाइंड आउट करना चाहिए। अच्छा कुछ और चीजें पहले कर लो। एनुअल रेंट कितना था? 6,000 पर मंथ क्वेश्चन में बोला था, तो अगर 6,000 पर मंथ है तो एनुअल रेंट कितना हो जाएगा? 72,000। ये सब डेटा इंपॉर्टेंट है। अनरियलाइज्ड कितना है क्वेश्चन में? 2 months, 2 महीने का, तो 6,000 इंटू 2 है ना। अगर अनरियलाइज 2 महीने का है तो 6,000 इंटू 2, तो 6,000 इंटू 2 करने से आपका हो जाता है 12,000, 12,000, ठीक है। तो ये दोनों डेटा, तो फिर 72,000 आपका एनुअल है और अनरियलाइज्ड आपका 2 महीना है, तो आपका एनुअल रेंट कितना होता है? सॉरी एक्चुअल रेंट कितना होता है? एक्चुअल रेंट कितना होता है? 60,000. वेरी गुड सर, 60,000, ठीक है। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट डेटा व्हिच यू नीड, बिकॉज ये एक्चुअल रेंट ही होता है जो एआरआर का काम करता है, ठीक है। अब ये जो प्रॉपर्टी है इसका जो वैल्यूएशन आपको गिवन था, ये तो पूरा प्रॉपर्टी का दिया हुआ है ना सर। तो इसमें से आप जिस पोर्शंस पे रहते हो, जैसे आप कहाँ रहते हो, यूनिट 1, तो यहाँ पर यूनिट 1 माने मैं मान लेता हूँ कि आप ऊपर में रहते हो, तो ऊपर हो गया सेल्फ ऑक्युपाइड, नीचे हो गया लेट आउट, ठीक है। तो ये जो हिसाब है ये लेट आउट पोर्शंस का है और सेल्फ ऑक्युपाइड आपका अपर पोर्शंस है। अब टोटल वैल्यूएशन आपको देके रखा है सर, जैसे कि म्यूनिसिपल वैल्यू कितना देके रखा है सर बोलो, 1 lakh, डिवाइडेड बाय 2, 2, तो करने से कितना होता है? 65, तो ये डिवाइडेड बाय 2 क्यों किया? क्योंकि टोटल प्रॉपर्टी का वैल्यू है, इसमें से आपको दोनों प्रॉपर्टी को अलग इसलिए करना पड़ता है बिकॉज आपका जो हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेशंस है वो मेनली डेट आउट के लिए है ना। हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेशन इज बेसिकली फॉर लेट आउट प्रॉपर्टी, नॉट फॉर सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी। क्योंकि मेरा बिजनेस लेट आउट का होता है या मेरा काम है, उसका रोजी रोटी है मेरा कि मैं रेंट देके खाता हूँ, तो गवर्नमेंट उसी के ऊपर बेस करके मेरा इनकम देखता है कि भाई बंदा भाड़ा देके अच्छा खासा कमा रहा है। तो जब बंदा भाड़ा देके अच्छा खासा कमाते हैं तो भाड़ा का कैलकुलेशन करने के लिए आपको लेट आउट प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन ढूंढना है। यहाँ में रहते हो, आधा में भाड़ा देते हो, अब आपका वैल्यूएशन जो गिवन है सरकार का
ठीक है, वैल्यूएशन जो भी आपको गिवन करके रखा है वो वैल्यूएशन के अंदर तो सारा प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन देके रखा है, तो आपको बाइफरकेट कर लेना चाहिए फॉर द कैलकुलेशन पर्पस। दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग। तो एमवी एफआर का कितना है टोटल 1 लाख, 50, इसको भी करो डिवाइडेड बाई 2। 70, एसआर कितने का है 125, 1,25,000 का, 1,25,000 का डिवाइडेड बाई 2 करो सर 62,500। 500, तो एमवी हो गया, एफआर हो गया, एसआर हो गया, और एम टैक्स कितने का है 12%, म्यूनिसिपल टैक्स किसके ऊपर लगाओगे, municipal land, थैंक यू, ठीक है, कॉमन सेंस है। अगर कुछ नहीं बोला है म्यूनिसिपल वैल्यू पे म्यूनिसिपल टैक्स लगाएंगे, तो 1,30,000 का वैल्यू है, तो 1,30,000 का 12% कितना हो जाता है सर, 15,600, 16,600, नहीं, 15,600, 15,600, इसको डिवाइडेड बाई कर दो 2, 700, तो 7,800 आपका दोनों प्रॉपर्टी का म्यूनिसिपल टैक्स हो जाता है, माने सेल्फ ऑक्युपाइड का भी लेट आउट का भी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट डेटा था। अच्छा, और एक चीज भी यहाँ पर कैलकुलेट कर लेना चाहिए, दैट इज कि आपका जो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल है, इसमें ये नहीं बोला था कि कंस्ट्रक्शन करने के लिए आपने लेट आउट के लिए लिया था कि ये जो 63,000 है, इसमें कहीं पर भी ये तो नहीं बोला है ना कि ये सेल्फ ऑक्युपाइड का इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल है कि लेट आउट का इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल है। interest capital for constructing, हाँ वही ना, मैंने घर बनाने के लिए आपने लोन लिया, इसमें कहीं पर भी ये मेंशन तो नहीं किया ना कि लेट आउट प्रॉपर्टी का है कि ये सेल्फ ऑक्युपाइड का है। इसका मतलब 63,000 जो है वो पूरा का पूरा घर के लिए है, ठीक है। तो 63,000 अगर पूरा घर के लिए है, तो आपका जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन है, ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन तो अलग अलग केस में अलग अलग होता है। माने मेरा कहने का मतलब सिंपल है कि लेट आउट प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट कैलकुलेशन में जितना इंटरेस्ट भरते हैं पूरा इंटरेस्ट हम दिखा सकते हैं, और जब बात होता है सेल्फ ऑक्युपाइड का तो उसमें मेरा लिमिट रहता है या तो 30,000 का या तो 2 लाख का मैक्सिमम, है ना सर। तो ये जो 63,000 है ये तो पूरा घर का है, तो क्या 60,000 का दो दो हिस्सों में तोड़ लेना बुद्धिमानी नहीं होगा, समझ में आया सर। तो इसलिए क्या कर लेंगे सर कि ये जो मेरा इंटरेस्ट अमाउंट है, दिस इज फॉर माई होल हाउस। तो पूरा हाउस को हम लोग दो आइडेंटिकल यूनिट पे डिस्ट्रीब्यूट किए कि भाई नीचे वाला भी जितना है ऊपर वाला भी उतना ही है। सपोज ये एक 1,000 स्क्वायर फीट का घर है, तो ऊपर भी 1,000 स्क्वायर फीट है, नीचे भी 1,000 स्क्वायर फीट है, तो वैल्यूएशन वाइज दोनों सेम ही है। तो क्योंकि आइडेंटिकल यूनिट्स है, तो इंटरेस्ट का जो वैल्यूएशन है जितना हम भरते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए 63,000, इसे हम दो हिस्सों में तोड़ लेते हैं, तो लेट आउट का भी आधा मिल जाएगा और सेल्फ ऑक्युपाइड का भी आधा मिल जाएगा, तो 31,500। क्लियर किया था ऐसा, वेरी गुड सर। सवाई कोरे नहीं है, इतना तक सबका हो गया सर, इतना तक हो गया तो मुझे बताओ, फिर मैं नेक्स्ट पेज में जाऊंगा, क्योंकि अभी कैलकुलेशंस का फाइनलाइजेशन करना है। तो एक्चुअली स्टार्टिंग में क्या करना होता है, स्टार्टिंग में क्वेश्चन नहीं, स्टार्टिंग में बेसिकली आपको जुगाड़ करना होता है कि आपको करना क्या चाहिए, उसका एक माइंड मैप बना लो, मेन मेन रिसोर्सेज को इकट्ठा कर लो, इकट्ठा करके बस फाइनलाइजेशन कर लेना फॉर्मेट के अंदर, ठीक है। चलो, तो फाइनली पहुंच जाते हैं सर फॉर्मेट के अंदर। फॉर्मेट में क्या करना है, ऐसे लिखना पड़ता है, कैलकुलेशंस ऑफ इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी फॉर असेसमेंट ईयर 24-25 relevant to previous year। यही था ना क्वेश्चन, क्या इसी बेसिस में था, असेसमेंट ईयर 24-25 दिया था, सब नहीं दिया तो वही क्यों करें, असेसमेंट ईयर, हाँ असेसमेंट ईयर 24-25 और प्रीवियस ईयर 23-24, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन के ऊपर आपको लिखना चाहिए, और फिर आपको क्या करना चाहिए, इसको एक सिंपल एक पर्टिकुलर बना लो, एक लेट आउट का कॉलम बना लो, एक सेल्फ ऑक्युपाइड का कॉलम बना लो। सबसे पहले करना है आपको स्टेप 1, सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टेप 1। स्टेप 1 के लिए क्या करोगे,
कैलकुलेशन स्टेप 1 माने एक्सपेक्टेड रेंट या इसको क्या बोलते हैं, ईआर या फिर आरईआर, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। या तो ईआर चाहिए या तो आरईआर, एक ही बात होता है, कहीं कहीं आपको ईआर दिखेगा, कहीं कहीं आपको आरईआर दिखेगा। चलो ईआर एक्सपेक्टेड रेंट कैलकुलेट करते हैं। अब एक्सपेक्टेड रेंट के लिए हम लोगों को पता है सर, एमबी, एफआर और एसआर का डेटा चाहिए होता है। आपको जब भी ईआर कैलकुलेट करना है, आपको क्या करना है, एमबी, एफआर और एसआर का डेटा कैलकुलेट करना है। तो प्लीज बताओ मुझे, एमबी, एफआर, एसआर में क्या करोगे, म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में विच एवर इज, तो कौन सा लेना है, 65 और 70 में काउंट करना है ना। तो 65 70 में टेक द हायर, 70 इज द हायर, 70 और 62 500 में टेक द लोअर, है ना। तो आपका लेट आउट का वैल्यूएशन क्या हो जाएगा, 62 500। एसओ का क्या होगा, एसओ का क्या होगा रे, सेल्फ ऑक्युपाइड का क्या होगा, नील। नील। वेरी गुड सर। स्टेप 1 हो गया, दिस इज कॉल्ड आरईआर, ठीक है, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट जो भी बोलो आप, ठीक है। तो ये वाला हो गया स्टेप 1। अब देखते हैं स्टेप 2। स्टेप 2 का मतलब होता है एआरआर, ठीक है। एआरआर माने एक्चुअली एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। स्टेप 2 का मतलब होता है एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। लेकिन सर स्टेप 2 पिक्चर में तभी आ सकता है जब क्वेश्चन में वैकेंसी हो, माने इफ ड्यू टू वैकेंसी actual rent is less than step 1, then only step 2 come। तो यहाँ पर आप लोग ऑलरेडी 60,000 का कैलकुलेशंस करके रखे थे, तो एक्चुअल रेंट आपका इधर 60,000 है और स्टेप 1 आपका 62,500 है। तो योर 62,500 इज ग्रेटर देन स्टेप 2 माने एक्चुअल रेंट। सो इफ एक्चुअल रेंट इज लेस देन स्टेप 1, देन स्टेप 2 नॉट कम इनटू द पिक्चर, है ना। और इंटरेस्टिंगली यहाँ पर वैकेंसी भी नहीं था, और वैकेंसी होता तो स्टेप 3 भी आ जाता है। तो क्वेश्चन यही है कि वैकेंसी के कारण कम होने से स्टेप 3 भी आ जाता है, लेकिन स्टेप 2 आने के लिए, स्टेप 2 होने के लिए ये अमाउंट बड़ा होना जरूरी था। ये 60,000 के 62,500 से बड़ा होना चाहिए था। अगर एक्चुअल रेंट 62,500 से बड़ा होता है तो स्टेप 2 में वो अमाउंट आता है। दैट्स द सिंपल तरीका, ठीक है। ये बोल बोल के शायद थक गए हैं, फिर भी स्टूडेंट गलती करते हैं। नॉट एप्लीकेबल सर, तो स्टेप 2 पिक्चर में नहीं आएगा। अब ये मत पूछो कि क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इससे पहले हम लोग जीएबी के पीछे बहुत समय दिए सर, तो फिर आपका जीएबी यही हो जाएगा। अब कोई बोलेगा सर स्टेप 2 नहीं आया तो स्टेप 3 आएगा। कोई कोई ना थोड़ा जज्बाती होते हैं, जज्बाती माने उसको लगता है स्टेप 2 नहीं आया तो स्टेप 3 आएगा। हाँ सर, स्टेप 2 नहीं होता है तो स्टेप 3 पिक्चर में आता है, बट स्टेप 3 को पिक्चर में आने के लिए ना वैकेंसी होना जरूरी होता है, बट वैकेंसी क्वेश्चन में है ही नहीं, ओनली अनरियलाइज्ड इज देयर, तो स्टेप 3 पिक्चर में नहीं आएगा। सो जीएवी इज योर स्टेप 1। जो लेटेस्ट है वही जीएवी है। तो जी लेटेस्ट क्या है, स्टेप 1, तो स्टेप 1 इज योर जीएवी। बोलो सर, सब कुछ जीएवी तक का कॉन्सेप्ट क्लियर। सेल्फ ऑक्युपाइड अभी तक खाता नहीं खोलेगा, ठीक है, सेल्फ ऑक्युपाइड का जीएवी नील ही होता है। नाउ क्वेश्चन ये उठता है सर कि सर आपका एनएवी क्या होगा, नेट एनुअल वैल्यू। जीएवी से हम लोग क्या माइनस करते हैं सर, जीएवी से क्या माइनस करके एनएवी आता है, म्यूनिसिपल टैक्स। तो म्यूनिसिपल टैक्स कितना माइनस करोगे, सेल्फ ऑक्युपाइड का कुछ होगा क्या, ठीक है सर। अच्छा एनएवी कितना आ जाएगा, 62,500 से माइनस करके 547, वेरी गुड सर। अच्छा अब एनएवी से माइनस करना होता है स्टैंडर्ड डिडक्शंस। स्टैंडर्ड डिडक्शंस 24A के तहत कितना है, एट द रेट 30% ऑफ एनएवी। तो 54,700 का 30% कितना होता है सर, 16,410, ठीक है। अभी तक इसका एनएवी क्या होगा, इसे भी एसओ का नील ही रहेगा।
एसओ का नील ही रहेगा सर, स्टैंडर्ड डिडक्शंस भी इसका 0 रहेगा। कहानी में ट्विस्ट आएगा यहाँ पर इंटरेस्ट पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड या बोरोड कैपिटल, एक ही बात है, एक ही बात है। लेट आउट प्रॉपर्टी, सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी। अब लेट आउट प्रॉपर्टी में आपने कितना इंटरेस्ट भरा बोलो? 31,500, ठीक है ना। लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए इंटरेस्ट भरा आपने 31,500, ठीक है। सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी का आपने कितना इंटरेस्ट भरा? सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी के लिए कितना इंटरेस्ट भरा? सर सेम उतना ही 31,500। यस और नो? यार है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन उठता है, क्या सेल्फ ऑक्युपाइड पे 31,500 तक का डिडक्शन ले सकते हो? ले सकते हो ना? इसके लिए एक नोट दे देना सर, क्योंकि क्वेश्चन में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं था, तो इसका एक नोट यहाँ पर लिख के अब दूसरे जगह में लिख देना कि assume all the 3 conditions satisfied, ठीक है। assume in case of SO, self occupied property, all the 3 conditions satisfied। कौन सा 3 conditions होता है? loan must be borrowed for constructions, loan must be for construction of property or acquisitions, for construction of property और acquisitions, ठीक है। और Second, those construction regulations will be completed within 5 years from the financial year. And third, the certificate of interest payable should be should obtain. ठीक है। लोन मस्ट बी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी और एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। शॉर्ट में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आपको पता है, जस्ट आपका इसका एक नोट दे देना चाहिए इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट इट। क्वेश्चन मेरे को पूछा जा रहा था सर 30,000 लेगी, कितना ले? सेकेंड पॉइंट क्या था? लोन मस्ट बी, सॉरी, कंस्ट्रक्शन मस्ट बी कंप्लीटेड, कंस्ट्रक्शन Is completed within 5 years. must be completed within 5 years from the date of borrowing, in which from the year in which loan is borrowed. Construction must be completed within 5 years. Within 5 years from the date of, का लैंग्वेज कैसे होना चाहिए, कैसे लिखा के रखा था देखा तो मेरे नोट्स में। कंस्ट्रक्शन मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 5 years। किस साल से? जिस साल आप लोन ले रहे हो, माने उस फाइनेंशियल ईयर से। 5 years from the financial year on which the loan was taken. Must be completed in 5 years from the financial year, from the financial year in which loan is borrowed or on which loan is borrowed, ठीक है। एंड ये होना चाहिए। एंड तीसरा पॉइंट जो है सर्टिफिकेट ऑफ Lender. लेंडर, Certificate of interest from lender. सर्टिफिकेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम Lender. तब जाके आप ये डिडक्शंस एक्चुअल लाइफ में, रियल लाइफ में अवेलेबल कर सकते हैं, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम लेंडर, जो आपको पहले भी मैं समझा के रखा था, तो जस्ट एक नोट दे देना, क्योंकि यहाँ पर अच्छा और एक चीज मैं यहाँ पर बोला नहीं, लोन borrowed after 1/4/1999, ये इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। 3 कंडीशंस में एक्चुअली ये जो दूसरा वाला है
हाँ, लेकिन फिर भी आपको लिखना पड़ता है कि रूल 4 इज सेटिस्फाइड, यू कैन राइट दैट, बट साथ में आपको कभी कभी जरूरत पड़ने से ये लिखना पड़ता है रूल 4 क्या है, ये भी तो समझा दो टीचर को, है ना। शॉर्टकट सही है बट कभी कभी लिखना भी पड़ता है सर। इसमें एक चीज क्या है, ये जो 2 नंबर पॉइंट है, ये 2 नंबर पॉइंट में एक्चुअली ये एक साथ आ जाता है, ठीक है। और लोन बोरोड आफ्टर 1499 का एक अलग पॉइंट बना देना। Yes. सर बुक में जैसे हैश का डॉलर का प्रयोग करता है वैसे नहीं कर सकते एग्जाम क्या कर सकते हो डॉलर। जैसे जैसे यहाँ पर हाँ। मोबाइल से जीएबी में यहाँ पर स्टार लगा है और स्टार का डेफिनेशन नीचे देता है हाँ, दे सकते हैं। तो वही चीज हम नोट में नहीं कर सकते मतलब स्टार लगा देंगे सेंशन नोट और स्टार नहीं नहीं, स्टार मत लगाना। तुम अगर किसी चीज का वर्किंग नोट देते हो तो वो उसका वर्किंग नोट या नोट बोल के लिखना। वो स्टार वगैरह जो किताब में देता है दैट इज फॉर पढ़ाई पर्पस, ठीक है। वो एग्जामिनेशन टाइम पे स्टार देके आप ऐसा नहीं कर सकते। उसमें आप बेसिकली नोट दे दो कि भाई मैंने ये अजम्पशंस किया, ठीक है, तो फाइंड द नोट, ठीक है। इतना स्टार वगैरह तो स्पेशल बुक्स लिखने के टाइम पे चाहिए होता है। अच्छा, तो ये भी एक समझ में आ गया कि 31500 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में हम लोगों ने ये किया, या इसको ब्रैकेट में भी दे सकते हो बिकॉज तुमने ये किया। अच्छा, अगर यही लोन 1499 के पहले होता ना तो आपको मैक्सिमम 30,000 तक का मिलता। अगर यही चीज 1499 के पहले का असम्पशन होता, ठीक है, या फिर सिचुएशन ऐसा होता कि 1499 का है, तो फिर वो चुपचाप 30,000 मैक्सिमम आपको मिलता, ठीक है। 31,500 आप पूरा क्लेम नहीं कर सकते। तो करेंटली इन आवर केस जो भी चीजें था दे दिया सर। ये 24A के तहत हुआ है और ये सेकंड वाला पार्ट 24B के तहत हुआ है, ठीक है, सबसेक्शन बी। तो माइनस करके मुझे बताओ सर कितना हुआ इसका। 6,790 तो आपका हाउस प्रॉपर्टी में रोजगार हुआ 6,790 टका और आपका सेल्फ ऑक्युपाइड में लॉस हुआ 31,500। तो कुल मिला के आपका हाउस प्रॉपर्टी में लॉस लॉस हुआ। 247 आप ऐसे लिखोगे इनकम और लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना होता है 2417 2417 हाँ वो 710 24710 24,710 टका। एंड एक्चुअली ओवरऑल तुमने सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी में 31,500 का लोन का इंटरेस्ट भर के ये तुम्हारा एक्चुअली खर्चा है जो तुम एक्सपेंस की खाता में देते हो। तो अगर 31,500 टका तुम्हारा खर्चा हो रहा है और 6,790 तुम्हारा इनकम हो रहा है तो ये दोनों एडजस्ट हो जाता है। तो बेसिकली हाउस प्रॉपर्टी में अगर आपका लोन है ना सेल्फ ऑक्युपाइड का, तो वो आप टैक्स कैलकुलेशंस के टाइम पे उसका मजा ले सकते हो। दैट्स अ वेरी सिंपल पार्ट। मजा कहाँ है कि आपका टैक्स लायबिलिटी को ओवरऑल कम करता है। आपका टैक्स लायबिलिटी को ओवरऑल ये 24,710 लॉस है, हाँ, दिस इज लॉस नॉट इनकम। क्यों? क्योंकि 31,500 का आपका इधर नेगेटिव इनकम है क्योंकि ये आपका एक्सपेंस है और 6,790 एक्चुअली आपका प्रॉफिट है। तो दोनों एडजस्ट करके अल्टीमेटली आप लॉस में हो सर। 24,710 टका लॉस में। ये लॉस रहने से सुविधा क्या हुआ, आप हाउस प्रॉपर्टी इनकम दिखाने के टाइम पे गवर्नमेंट के घर में 24,710 का लॉस दिखाओगे तो ओवरऑल आपका टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज की जगह डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए कभी कभी लोन अच्छा भी होता है। नॉर्मली हम लोग सोचते हैं कि लोन बुरा होता है बट सिचुएशन वाइज अगर मैनेज करना जानते हो तो लोन अच्छा भी हो सकता है। cost of capital will increase and the value of the firm will also increase. वेरी गुड सर। अच्छा सर, ये इसी क्वेश्चन में आपको मैंने और एक चीज दिया था कि प्रीवियस ईयर 25 में, सॉरी प्रीवियस ईयर 23-24 में आपका टोटल इनकम का भी एक कैलकुलेशन दिया गया था। तो आप यहाँ पर कैलकुलेट करोगे कैलकुलेशन ऑफ नेट इनकम, तो कितना होगा नेट इनकम। क्वेश्चन में आप अगर क्वेश्चन आप लोगों के पास है सर आप चेक करो। क्वेश्चन में बंदा का मिस्टर एक्स का एक अदर सोर्स इनकम भी था 1,80,000 का, ठीक है। तो 1,80,000 का अदर सोर्स इनकम और हाउस प्रॉपर्टी से इनकम कितना हुआ
24,710 का लॉस हुआ सर। तो जब आप कैलकुलेशन ऑफ नेट इनकम करोगे, इसमें आपको एक फायदा है। क्या फायदा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 24,710, दिस इज योर लॉस। एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स 1,80,000। तो 1,80,000 और 24,710 एडजस्ट करो, कितना होता है? कितना हुआ सर? 155,290। ठीक है। तो ये जो आपका हुआ, ये आपका क्या हुआ? अच्छा, इसमें एक चीज करना चाहिए था, मैं भूल गया। लेस डिडक्शन सा ये भी दिखाना चाहिए। ऐसे है नहीं कोई डिडक्शन क्वेश्चन पे, बट अगर होगा तो जरूर देना है। बाद में क्वेश्चन करवाऊंगा ऐसे डिडक्शंस। एक्चुअली इसको टोटल करके कितना हुआ सर? 155,290 माइनस करना डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U करके कितना आएगा? इसमें तो नील है, कुछ है नहीं सर हमारे पास अवेलेबल, तो माइनस करके वही आएगा 155,290। सर अगर है नहीं फिर भी क्यों दिया सर? फॉर फॉर्मेट पर्पस, नथिंग मोर देन दैट। नेट इनकम या टैक्सेबल इनकम, ये जो इनकम है ना 155,290, ये आपका है टैक्सेबल इनकम। क्या इनकम है? टैक्सेबल इनकम। मैंने इसी इनकम के ऊपर आपको टैक्स देना चाहिए। ऐसे 1,55,290 टैक्सेबल इनकम है क्या? नहीं। टैक्सेबल इनकम है सर ये 1,55,290। आप कहाँ हो? नहीं दे रहे हो सर। 1,55,290 अभी भी जो है टैक्सेबल कैटेगरी में नहीं आया तब बहुत सारे डिडक्शंस और जो भी अंडर सेक्शन 18CC के द्वारा जो वो सब तो मैं एडजस्ट कर दिया, वो तो क्वेश्चन में नहीं था। बट ये जो नेट इनकम आया आपका 1,55,290, क्या आपको इसके ऊपर सरकार के घर में टैक्स देना है? बैंक की लिमिट से कम कितना लिमिट से कम है? लिमिट कितना है? लिमिट क्या है? फिर ध्यान नहीं दे रहे हो। आपका लिमिट है 2.5 लाख का। अगर आप नॉर्मल प्रोविजन यूज करते हो, माने ओल्ड प्रोविजन जिसको अभी ऑप्शनल बोलते हैं, और अगर आप डिफॉल्ट यूज करते हो तो आपके लिए लिमिट है 3 लाख का। ठीक है? ठीक है, तो 3 लाख স্যার तक का বলছি अगर आप ডিডাকশন আগের যে অ্যামাউন্টটা আছে মানে 1,55,290 ওটাই তো টোটাল ইনকাম তার মানে। হ্যাঁ, এটা টোটাল ইনকাম নয়, এটা নেট ইনকাম। মানে এই টোটাল ইনকাম তো গ্রস এটা ছিল, दिस इज द ग्रॉस टोटल इनकम 155,290। उसमें से तुमको জিটিআই डिडक्शन, ये था जीटीआई, ये हो गया नेट इनकम। दिस इज योर नेट इनकम। ठीक है, इस नेट इनकम के ऊपर आपका टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट होगा। अगर ये टैक्सेबल कैलकुलेट इनकम पे आता तो, अगर ये 1,55,000 की जगह, अगर ये 1,55,000 की जगह अगर ये 3,55,000 होता, या 5,55,000 होता, या 6,55,000 होता, फिर टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करना पड़ता। ठीक है, समथिंग। तो ये सब मैं ऑलरेडी जब आप लोगों को इंट्रोडक्शन टॉपिक पढ़ा है ना, मैं तेरे को शेयर करके रखा था, अभी तक किया नहीं है, कर लेना सर। वहां पर ना इस तरह का मैं बहुत कैलकुलेशंस करा के रखा, क्योंकि अभी अभी भी करा सकता हूँ, लेकिन अभी क्योंकि मेरे को चैप्टर वाइज हेड्स के एडजस्टमेंट में फोकस करना है ना, इसलिए मैं टैक्स लायबिलिटी के ऊपर फोकस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि टैक्स लायबिलिटी का फोकस में क्या होगा, वो पूरा टोटल इनकम कैलकुलेशंस का फोकस हो जाएगा। और अभी हम लोगों का टारगेट एरिया क्या है? एक एक चैप्टर का जो हेड्स है और हेड्स का जो एडजस्टमेंट है वो समझना जरूरी है। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ओवरऑल कॉन्सेप्ट कैसे बिल्ड होता है। देखो भाई, इनकम टैक्स ना ऐसे ना हॉच पॉच क्रिएट करता है। ठीक है, आप अगर कंसंट्रेशन हिलाओगे तो आप खुद हॉच पॉच हो जाओगे। इजी चीज है, बट आपको चीजें समझना चाहिए। कहाँ का इनकम कहाँ आया, कौन किसको किससे जोड़ा, किसको किससे माइनस किया, क्यों माइनस किया। अगर आप इसका इकोसिस्टम को साथ कनेक्टेड नहीं होगे ना, तो फिर ये आपको बहुत मुश्किल करेगा। अदरवाइज बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसलिए ना इनकम टैक्स पढ़ने का एक ही चीज है सर, बुद्धिमान नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पेशेंसफुली सीखने का इच्छा होना चाहिए। बुद्धिमान बच्चे लोग इनकम टैक्स नहीं कर सकते। बुद्धिमान हो तो रॉकेट साइंस बनाओ, जाओ। यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ठीक है, सैटेलाइट भेजो आसमान में जाके। हम लोग को बुद्धिमानी लोग नहीं चाहिए। टू मच बुद्धि इट्स नॉट नेसेसरी यार। ठीक है, जिसका बुद्धि नहीं है लेबर बन पाओगे? ये लेबर वाला काम है सर। फिर आप लेबर हो? हाँ, लेबर हूँ। ठीक है, लेबर वाला लोग करेगा।
बुद्धि लेके यहाँ पर कुछ नहीं होता। नहीं समझे सर बात को? अगर ज्यादा बुद्धि होगा तो प्लेन उड़ाते, इंटरनेट टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। तो इसका मतलब सर, तो क्या ये बात सही है कि लोग बोलते हैं कि साइंस वाले बुद्धिमान होते हैं, कॉमर्स वाले उससे कम, आर्ट्स वाले उससे कम? नहीं, बिल्कुल नहीं है। मैं आपको ये बताने का कोशिश किया But कि ultimately, इस काम को करने के लिए, नहीं सर, अल्टीमेटली नहीं। I want to say that जैसे अगर बोला जाए कि साइंस ज्यादा इंटेलिजेंट, कॉमर्स उससे कम, आर्ट्स उससे कम, ये सही बात है। अगर इस चीज को सही बोला जाए तो जिसका अल्टीमेट कंसिक्वेंस आता है वो ये है कि आर्ट्स वाला लोगों का पावर ज्यादा है, उसके बाद कॉमर्स वालों का पावर, उसके बाद साइंस वालों का कम, क्योंकि साइंस वाले लोग नौकरी कर मतलब पढ़ लिख के जॉब करते हैं, नौकरी नहीं करते, और नौकरी करके बिजनेस नहीं चला, बिजनेस, जबकि कॉमर्स वाले और आर्ट्स वाले लोग नेता बने हैं और कॉमर्स वाले लोग बिजनेस करते हैं, जिसके अंदर वो साइंस के एम्प्लॉयज रहते हैं। ये एक तरह का सोच है, ये भी मैं इग्नोर नहीं कर सकता आपका जो बात है। लेकिन अगर देखा जाए तो सब अपने अपने लेवल पे अपना मुझसे के लिए सब कुछ सही है। मैं एक्चुअली ये बताने का कोशिश कर रहा था कि कौन से काम को करने के लिए किस लेवल का माइंड सेटअप चाहिए। Yes. मेरा कहने का मतलब इतना था कि ये जो मैं बोला ना कि बहुत बुद्धिमान नहीं होना चाहिए, तो ये बात को बोले लोग बोलेगा, जैसे लोग बहुत सारे लोग नॉर्मली आम आदमी, क्या सीए वो तो बहुत मुश्किल है, तो पहले क्यों सोच लेता है मुश्किल है? क्योंकि उसको लगता है कि बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है, समथिंग लाइक दैट। तो उसको ये चीज समझना चाहिए कि उसको बहुत बुद्धि का जरूरत नहीं है। क्या वो सीखने के लिए रेडी है? क्या वो एक ही चीज को पढ़ पढ़ के थकने के लिए रेडी है? ठीक है, तो वो जाके ये माइंड सेटअप वाला खेल होता है। ऐसे बुद्धि तो हर चीज में चाहिए सर, पर ऐसे ना निर्बुद्धि कोई नहीं होता, सबके पास बुद्धि, कुछ ना कुछ बुद्धि सबके पास है। निर्बुद्धि कोई नहीं होता। ऐसा हम लोग बोलते हैं ना, हाँ बोका है, कोई बोका नहीं। जो मूर्ख है ना वो भी जानता है। सपोज एक सिंपल, मैंने भी देखा, जैसे मैंने पढ़ा लिखा नहीं है, मूर्ख है, भिखारी है, ठीक है, कभी स्कूल ही नहीं गया, लेकिन नोट अच्छे से तो पहचान लेता है कि 10 का नोट है कि 1000 का नोट है कि 5000 का है, क्या है, 5 टका है कि 2 टका है, कैसे पहचान लेता? अगर बोका होता तो फिर कोई भी उसको बोका बना सकता था। लेकिन क्या वो बोका बन रहा है? हम तुमसे ज्यादा चला गया, कैसे हो रहा है फिर? यार, ये फॉर्मूला कहाँ से है? अगर तुमको कोई काम दिया जाए तो उसको सोच विचार, बुद्धिमान लोग क्या करें, सोचे कि इसका हम उसको कैसे सॉल्व करें। हाँ। लेकिन जो मूर्ख लोग होते हैं वो लोग के पास इतना टाइम नहीं, वो लोग इतना दिमाग खर्च करके कैसे बना, वो लोग शॉर्टकट से बनाते हैं, वही फॉर्मूला है। बात सही है। तो इसका आंसर है 155 टू 90। यस मैच कर गया तेरा? यस। अच्छा, आर कार मैच करे, किसका किसका आंसर मैच किया मेरे आंसर के साथ? गोपाल का किया, शिल्पा गोरेचिली, शिल्पा कहाँ है? शिल्पा नहीं है। सौवर्णिता, प्रिया, नील, कोनिका, अभिजीत, बोलो सर। Yes, sir. হয়েছিল, হোমওয়ার্ক করেছিলি? नहीं किया, सब चुप है। হয়েছিল, प्रिया का हुआ था। ठीक है चलो। मेरा बस एक ही पॉइंट में मतलब दिमाग में आ रहा है। अब करना क्या है, अब प्रैक्टिस ये करना है क्वेश्चन के साथ साथ ही चलना है, जितना क्वेश्चन बोला उतना ही सोचना, उससे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तभी तो मैं बोला कि ज्यादा बुद्धिमान जरूरी नहीं है। ज्यादा पूछेंगे ना सोचने की जरूरत नहीं है। एक्स ओन्स प्रॉपर्टी एट दिल्ली, ठीक है, जिसका म्यूनिसिपल वैल्यू है 164, फेयर रेंट है 2,16,000, स्टैंडर्ड रेंट है 1,80,000। द हाउस लेट आउट अप टू 31st Jan 2024, मंथली रेंट है 14,000 का। फ्रॉम February 1, 2024 द प्रॉपर्टी इज सेल्फ ऑक्युपाइड। हाँ, द प्रॉपर्टी इज सेल्फ ऑक्युपाइड फ्रॉम February 1, 2024 से ये प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड सिचुएशंस में है फॉर रेसिडेंशियल पर्पस। ठीक है, एक्सपेंस इनकर्ड बाय एक्स, म्यूनिसिपल टैक्स पे किया 6,000 का। आ जाओ, म्यूनिसिपल टैक्स पे किया 6,000 का।
रिपेयर पे किया 2100 का, इंश्योरेंस पे किया 1100 का, 11,000 का, है ना। इंश्योरेंस पे किया 1000 नहीं सर, 1100 ही होगा, ये 11,000 नहीं 1100 होगा। हाँ, ये मेरे से शायद मैं ज्यादा लिख दिया था सर, ये 1100 है इंश्योरेंस का अमाउंट था। यस सर, आप बोले तो जाओ, आपकी बात सुन के लिए। अच्छा, उसके बाद चेक करें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड फॉर एक्वायरिंग प्रॉपर्टी इज 1,23,000, ठीक है। इंटरेस्ट दिया आपने 1,23,000 का। यस सर, फिर क्वेश्चन आपको बोला था, as you Mr. X also earned from other sources 1,86,000, find the net income for assessment at 24-25. Does it make any difference if let out is up to January 31st 2024 at the rate 19,000 per month and there is no unrealized rent? यस सर, ये था क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जो सबसे क्रिटिकल पार्ट ये था कि सेल्फ ऑक्युपाइड का जो चेंज हुआ ना डेट का, वही थोड़ा सा आप लोगों को समझने वाला बात है। चलो देखते हैं, सॉल्व करो, करते करते पता चल जाएगा। सर अगर उसे तो वैकेंट में हाँ सर, ठीक है, चलो सॉल्व करो, मेरे को बताओ मेरा आंसर के साथ साथ क्या हो रहा है। सबसे पहले तो मुझे ये चीज बताओ कि उसका म्यूनिसिपल वैल्यू कितना है। ये होमवर्क 2 है सर। यस सर, म्यूनिसिपल वैल्यू 1,64,000 का है ना सर। there is no 160 64, 60 देखते हैं मैंने क्या लिखा था। 64 ही तो लिखा था। चेंज कर ले, चेंज कर ले। 1,64,000, ठीक है, म्यूनिसिपल वैल्यू है 1,64,000, एज पर क्वेश्चन तो यही है, तो इसलिए मैं वही बोलूंगा। अच्छा रेट फेयर रेंट 2,16,000, स्टैंडर्ड रेंट 1,80,000, इनकम टैक्स અને म्युनिसिपल टैक्स 1,80,000, इंटरेस्ट कितना है सर 1,23,000। चलो ये पूरा घर का डेटा आपको गिवन है, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, क्या इसमें कोई आइडेंटिकल यूनिट्स का क्वेश्चन था क्या? ये हाँ सर, मतलब ऐसा कुछ था कि लेट आउट था, सेल्फ ऑक्युपाइड था, ऐसा कुछ बोला था? लेट आउट तो है, लेकिन ऐसा है कि प्रॉपर्टी को 2 हिस्सों में बांट दो, ऐसा वाला था क्या? ऐसा क्वेश्चन नहीं था ये, तो थोड़ा संभाल के करना है, क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है सर। सेम प्रॉपर्टी को ही आप कभी सेल्फ ऑक्युपाइड में यूज कर रहे हो और कभी आप लेट आउट में यूज कर रहे हो। अब आपका जो लेट आउट है वो कब हुआ है, लेट आउट कब से हुआ है? लेट आउट अप टू जनवरी 31 2024 तक लेट आउट है ना। तो लेट आउट है अप टू 31 जनवरी 2024 तक। चलो, अगर 31 जनवरी 24 तक लेट आउट है तो आपका एनुअल वैल्यू क्या होगा? 14,000 into 12, 1,68,000. आपका घर का भाड़ा था 14,000 करके, 12 महीने का, 12 महीने का 14,000 करके भाड़ा हो जाता है 1,68,000, है ना। और ये घर जो है, ये जो घर है, ये घर में आप कितना महीने Let out के इसमें एक छोटा सा यहीं पर आपको देखना है, अप टू 31 जनवरी 2024 ये घर लेट आउट है, बट फ्रॉम February 1 2024 द प्रॉपर्टी इज सेल्फ ऑक्युपाइड फॉर रेजिडेंशियल पर्पस। इसका मतलब फरवरी और मार्च ये घर वैकेंट है, नहीं? क्या बोलेंगे इसको? वैकेंट मतलब कि हम लेट आउट किए हैं और उसमें कोई भी नहीं, उसको वैकेंट। ओके, जो लेट आउट किए हैं और उसके बाद उसमें कोई है ही नहीं और हम ऑक्यूपाइड कर, तब वैकेंट कोई ना कोई तो ऑक्यूपाइड है, अब उसे ऑक्यूपाइड है।
सेल्फ ऑक्युपाइड का मतलब यहाँ पर जो बोलना चाह रहा है सर, इसका मतलब ये होता है कि मेरा घर मैं रेंट पे देके रखा था, Yes. अब लास्ट 2 महीना फरवरी और मार्च जो मेरा किराएदार था उसको हटा के मैं रहना चालू किया। और क्वेश्चन ये भी बोला कि मैंने लेट आउट किया जनवरी तक, तो मैंने मेरा मेरा घर पे, जैसे बस मानो ये मेरा घर है जिसमें मैं भी पढ़ा रहा हूँ, इस घर को मैंने लेट आउट करके रखा था 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 जनवरी 2024 तक, ठीक है। और लास्ट, ठीक है, ये मेरा लेट आउट हो गया, लेकिन लास्ट 2 महीना सेम घर पे मैं सेल्फ ऑक्युपाइड कर रहा था। मैंने टेनेंट को हटा के मैं बोला कि भाई मेरा घर मैं रहूंगा। ये है परिस्थिति। इसका मतलब ये होता है कि सर आपका ओवरऑल एनुअल रेंट जो है वो तो 1,68,000 का होता है, लेकिन आपको कभी भी 1,68,000 मिल नहीं सकता। इसका क्या रीजन ये है, लास्ट 2 महीना तो आप घर पे खुद ही रहते हो, तो जिस घर पे आप खुद रह जाते हो उस घर पे 2 महीने का भाड़ा तो आपको मिलेगा नहीं। इसको आप अनरियलाइज्ड भी नहीं बोल सकते Yes, sir. और इसको आप वैकेंट भी नहीं बोल सकते। तो 14,000 इंटू 10 करके जो होता है दैट इज 1,40,000, ये आपका अनदर एक वैल्यू आता है, Yes. ठीक है। सो नाउ क्वेश्चन है नहीं और इंटरेस्ट भी वैकेंट भी क्वेश्चन में है नहीं। नाउ क्वेश्चन उठता है तो फिर सर क्वेश्चन में क्या होगा, ठीक है। चलो मैं आपको इसी चीज के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। अब इसमें देखो, इसको मैं 2 हिस्सों में करूंगा, क्योंकि एक बार 14,000 बोल के बोला है और एक बार 19,000 लास्ट में बोला है। लास्ट में, एकदम लास्ट में बोला ना, Yes, sir. ठीक है। तो ऑब्वियसली देयर में बी सम चेंजेस। तो एक काम करते हैं, इसका एक पार्ट 1 हिस्सा बना लेते हैं और एक पार्ट 2 हिस्सा बना लेते हैं। तो फिलहाल पार्ट 1 करते हैं। तो पार्ट 1 में वही जैसे करना चाहिए, मैं इतना फॉर्मेट पे नहीं जा रहा हूँ, बट एग्जाम से टाइम पे आप लोग फॉर्मेट जरूर करना। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, यस सर, वेरी गुड। तो मैं फिलहाल आपको डायरेक्टली लेट आउट प्रॉपर्टी और हाँ एग्जैक्टली इसीलिए मैं बोला, ठीक है, कि मैं सॉल्यूशंस पे जा रहा हूँ बट आप लोग फॉर्मेट जरूर लिखना, क्योंकि उससे नंबर का एक मैटर होता है सर, फॉर्मेट ना देने से फिर नंबर काटेगा, ठीक है। नंबर ना मैंने बेसिक जो लिखना चाहिए होता है वो आपको देना है। स्टेप 1 माने RER, MBFR टेक द हायर। तो 1,64,00,000 2,16,00,000, 1,64,00,000 2,16,00,000, which is higher sir? 2,16,00,000 subject to standard rent whichever is lower, तो 1,80,000। तो आई थिंक लेट आउट का 1,80,000 होना चाहिए सर। सेल्फ ऑक्युपाइड का तो नीली होना चाहिए। स्टेप 2 में ARR का क्या होगा सर? क्वेश्चन ये है सर कि एनुअल रेंट और एक्चुअल रेंट, मेरे को एक्चुअली में मिला कितना, एक्चुअल में मैं रेंट कितना रिसीव किया, 1,40,000। तो 1,40,000 बड़ा है कि 1,80,000 बड़ा है? 1,80,000 बड़ा। तो एक्चुअल को अगर स्टेप 2 में आना है तो उसके लिए उसको स्टेप 1 से ज्यादा होना चाहिए, जो कि इन दिस केस अगेन नॉट एप्लीकेबल। अच्छा, स्टेप 2 नहीं आने से स्टेप 3 आना चाहिए, लेकिन स्टेप 3 आने के लिए वैकेंसी होना जरूरी है। क्या क्वेश्चन में वैकेंसी का कोई इंफॉर्मेशन है? तो फिर दिस इज योर GAV ऑल्सो। स्टेप 1 ही यहाँ पर GAV हो जाता है, समझा करो सर। इंफॉर्मेशन जैसा रहेगा उस हिसाब से आंसर होगा। आपको हमेशा एकदम कॉपी बुक जैसे GAV कैलकुलेट करते हैं वैसा हमेशा मिलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। यस बोलो सर, बोलो। মিউনিসিপাল ট্যাক্স 6,000 দেওয়া আছে। কোনটা? মিউনিসিপাল ট্যাক্সটা মিউনিসিপাল ট্যাক্স তো GAV থেকে মাইনাস করবো না? কোয়েশ্চেনে 6,000 দেওয়া। হ্যাঁ সেটাই তো বলছি। 6,000 এ কি অসুবিধা আছে বল আমাকে। আরে Yes. না স্যার এখানে 1,80,000 লেখা আছে তাই বলছি। 1,80,000 লেখা আছে, মানে আমি বলতে চাইছি Yes, sir. GAV 1,80,000 এটা বুঝতে পেরেছিস তো, আর মিউনিসিপাল ট্যাক্স 6,000 টাকা বলেছি তো কোশ্চেনে, Yes, sir. এই তো মিউনিসিপাল ট্যাক্স 6,000 বলেছি, তো ডাইরেক্টলি 6,000 মাইনাস করবো। রিয়া বল কি অসুবিধা? ঠিক আছে স্যার। ঠিক আছে, 1,80,000 টাকা GAV হয়েছে লেট আউটে, সেলফ অকুপাইড তো নীল আছে,
মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স মাইনাস কর না, মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স 6000 টাকা মাইনাস করে দে, 1,80,000 থেকে 6000 মাইনাস করলে কত হবে? 1,80,000 থেকে 6000 মাইনাস করলে কত হবে? 1,74,000 টাকা, হ্যাঁ না? 1,74,000, 1,74,000 থেকে স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন দিয়ে দে, স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন দিয়ে দে, স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশনস at the rate of 30%, section 24 subsection A। তো 1,74,000 এর উপরে কত? 52,200, ঠিক আছে? স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন 52,200 মাইনাস করে দে, 1,74,000 থেকে 52,200 মাইনাস করে দে, কত হচ্ছে? কত হচ্ছে? अच्छा सॉरी सॉरी, ठीक है, इंटरेस्ट भी माइनस कर दो, ठीक है, इंटरेस्ट भी माइनस करो, इंटरेस्ट ऑन borrowed capital under section 24 subsection B, सेक्शन 24 subsection सबसेक्शन बी। जो बोरो किया तुमने उस इंटरेस्ट को 1,23,000 जितना भरते हैं उतना माइनस कर सकते हैं, बिकॉज प्रॉपर्टी इज लेट आउट। वेरी गुड सर, प्रॉपर्टी लेट आउट है, यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, ठीक है? सेल्फ ऑक्युपाइड पे लिमिट लगाते हैं सर, है ना? লিমিট লাগাই সেলফ অকুপাইড প্রপার্টিতে, লেট আউট প্রপার্টিতে কোনো লিমিট লাগানো হয় না, যত টাকা ইন্টারেস্ট ভরবো পুরো টাকাই মাইনাস করতে পারবো। কিন্তু देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेशंस की एवरी ईयर कितना इंटरेस्ट आप क्लेम कर सकते हो, वो डिस्कशन मैं आप लोगों से बाद में करता हूं सर। फिलहाल 52,200 এদিকে 1,23,000, তাহলে কত হয়ে গেল রে? कितना हो गया? 1200 का लॉस हुआ, 1200 नेगेटिव। अच्छा, इन द मीन टाइम सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी का कुछ होगा? हाँ सर, ये जो सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है इसका एनएवी का कुछ होगा? स्टैंडर्ड डिडक्शन से इसका मिलता नहीं है, बट पॉइंट इज इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल में हाउस रेंट आउट हुआ, उसके बाद वो सेल्फ ऑक्युपाइड किया, तो ऑलरेडी तो सारे इंटरेस्ट डिडक्शन कर चुके हैं, वहां पर क्या टैक्स? सर नॉर्मली कोई क्वेश्चन कर सकता है सर 2 महीना तो बाद में खुद रहा, है ना? नहीं, अगर वो 2 महीना रहा तो हमको कैसे मालूम चलेगा कि 1,00,000 में से ज्यादा कितना परसेंट सेल्फ ऑक्युपाइड भी है, कितना परसेंट लेट आउट भी है, वो तो मेंशन नहीं है। नॉर्मली अगर तुम 6 मंथ्स के ऊपर, ठीक है, एक घर में लेट आउट नहीं रहते हो, माने से लेट आउट करते हो फिर सेल्फ ऑक्युपाइड कर देते हो, तो 23 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए आपको बोलता है कि आपका पूरा घर को ही लेट आउट मान लेगा। ये जो अपना घर को माने उसने सेल्फ ऑक्युपाइड किया ना लास्ट 2 महीने के लिए, ठीक है, तो इस केस में इस चीज को इररिलेवेंट माना जाता है, माने लास्ट 2 महीने का घर में खुद रह जाना, सेल्फ ऑक्युपाइड कर देना, सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए इस चीज को इररिलेवेंट बोलता है, और सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी में आपको किसी भी तरह का बेनिफिट नहीं मिलेगा। उल्टा एक सुविधा आपको दे रहा है सर कि आपका 1,23,000 का पूरा इंटरेस्ट लेट आउट प्रॉपर्टी में डिडक्ट करने का मौका मिलेगा। सर अंडर सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए, यस सर, ठीक है, इररिलेवेंट मानता है। अच्छा, तो ये हो जाता है सर। अच्छा, नेक्स्ट सेल्फ ऑक्युपाइड का इधर कुछ भी नहीं करना है, जस्ट मैं दिखाते रहा बिकॉज 2 महीना था तो इसलिए दिखाते रहा अंडरस्टैंडिंग के लिए। आप भी दिखा सकते हो, कुछ भी नहीं हो। अच्छा, नेक्स्ट सिचुएशंस क्या हो जाता है, पार्ट 2 वाला केस। चलो पार्ट 2 वाला सिचुएशंस करके बताओ। पार्ट 2 में आपका एनुअल रेंट में चेंजेस है, यस क्योंकि इसका आंसर निकाल दिया। बोलो। अगर एनुअल रेंट 1,19,000 पर मंथ होगा तो उसका इनकम जो नेगेटिव आएगा उसके बदले पॉजिटिव आएगा, 5,800 होगा, और जो फाइनली नेट इनकम आएगा वो 1,91,800 होगा इंस्टेड ऑफ 1,84,800 जो अभी आएगा। वेरी गुड सर, चलो देख लेते हैं।
तो 19,000 करके अगर उसको मंथली रेंट मिलता है तो 19,000 करके 12 महीने का कितना हो जाता है? 2,28,000 है ना सर? 2,28,000 एक्चुअल रेंट कितना हो जाएगा उसका? 19,000 का अगर 10 महीने का होता है तो 1,90,000। ठीक है, तो नेट इनकम दोनों केस का, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों ही कर लो। पार्ट 1 का नेट इनकम कितना हो रहा है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स तो कॉमन ही हो जाएगा जो क्वेश्चन में गिवन था। इनकम फ्रॉम आईएफओस, इनकम फ्रॉम आईएफओस पार्ट 1 का पार्ट 2 का दोनों का ही आपका है 1,86,000 ना सर? Yes, sir. 1,86,000, इसका भी 1,86,000। लेकिन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पार्ट 1 के केस में हुआ 1,200 का नेगेटिव। ठीक है, लेकिन पार्ट 2 का कितना होगा ये अभी तक मैंने कैलकुलेट नहीं किया, गोपाल ने मेरे को बताया 5,800। चलो देखते हैं सर गोपाल जी का आंसर सही होता है कि नहीं होता। ठीक है, तो पार्ट 2 में हम लोग कैलकुलेशन करेंगे कि उसका कितना अमाउंट इधर आएगा। तो वही सेम कॉन्सेप्ट, लेट आउट एंड सेल्फ ऑक्युपाइड। स्टेप 1 कैलकुलेट करें सर, बोलो। MBFR टेक द हायर 1,64,000, 2,16,000 टेक द हायर 2,16,000, 2,16,000 1,80,000, 1,80,000 इसका भी होगा। कहाँ नहीं चेंज होगा सर एक्चुअल में आके 1,80,000। और स्टेप 2 जो है यहीं पर खेल कहानी थोड़ा गड़बड़ा जाता है, गड़बड़ा जाता है यानी लास्ट केस के वहां पर हम लोगों ने देखा था 1,40,000 उसका रिसीव था एक्चुअल में, लेकिन इस बार तो उसका रिसीव एक्चुअल में 1,90,000 का है और 1,90,000 1,80,000 से ज्यादा है। तो आपका स्टेप 2 यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाता है सर 1,90,000, क्योंकि 1,90,000 इज ग्रेटर देन स्टेप 1 1,80,000। सो 1,90,000 इज योर जीएबी। ठीक है, आपका जीएबी हो जाता है 1,90,000 का। अच्छा, इस पूरे केस में सेल्फ ऑक्युपाइड कहीं पर भी कहानी में नहीं है। ठीक है, म्यूनिसिपल टैक्स आपके क्वेश्चन में गिवन था एम टैक्स 6,000 का। सो 1,90,000 से जब आप 6,000 को माइनस करते हो तो आपका वैल्यूएशन आता है 1,84,000 का। 1,84,000 आपका एनएवी होता है। एनएवी से जब आप माइनस करते हो स्टैंडर्ड डिडक्शंस एट द रेट ऑफ 30%, कितना हो जाता है मुझे बताओ थोड़ा। 1,84,000 पे 30%, 55,200। इसको और माइनस करना है इंटरेस्ट ऑन बोरोड में, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल 1,23,000, दोनों को माइनस करके आपका हो जाता है 5,800 पॉजिटिव। पॉजिटिव ना ये वाला 5,800, तो इधर आपका हो जाएगा 5,800। तो पार्ट 1 में आपका इनकम था, पार्ट 1 में आपका इनकम था 1,84,800 ना, और पार्ट 2 में आपका इनकम होता है 800। ये डिफरेंस आता है जब आपका एक्चुअल इनकम चेंज हो रहा है तो चेंज हो गया आपका इनकम। डिफरेंस भी समझ में आ गया? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है सर? ऐसा ही डिफरेंट काइंड ऑफ वैरायटीज करते करते समझ में आता है कि किस केस में क्या करना चाहिए। अब जितना वैरायटीज प्रैक्टिस करोगे उतना वैरायटीज आपको नॉलेज मिलेगा। ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी क्वेश्चन बहुत सारा वैरायटीज हो सकता है। ठीक है, इसमें ये छोटा चैप्टर है बट इसमें वैरायटी बहुत है। सैलरी वगैरह में क्या है, एक सिमिलर काइंड ऑफ भी आपको कहीं ना कहीं मिलेगा, लेकिन हाँ उसमें आपको बहुत सारा प्रोविजंस है, इधर बहुत सारा प्रोविजंस नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 3-4 ही है, लेकिन इसमें क्वेश्चन आपको इधर उधर करके दे सकता है। ठीक है, घुमा सकता है। जैसे देखो ना, इतना दिन में 3-4 क्लासेस हुआ है, 3-4 क्लास में जो भी क्वेश्चन किए सभी क्वेश्चन थोड़ा बहुत इधर उधर है, सेम काइंड ऑफ तो दिखा नहीं है ना। अभी और आगे जाएंगे तो और आगे आगे आपको और डिफरेंसेस मिलेगा। ठीक है, बस आपको हर तरह का क्वेश्चंस के लिए रेडी रहना चाहिए, पता नहीं क्या पूछे, है ना। क्या पूछेगा कुछ नहीं पता सर, कुछ भी पूछ सकता है।
सर ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? चलो तुमको लेकर चले। कहाँ? चलो सर, बहुत सारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन कराते कराते थक जाएंगे। जब 2 महीना का एक्सटेंशन हो ही गया है, टूर तो बनता है। टूर? Yes. टूर 2 महीना का एक्सटेंशन हो तो गया है सर। कहाँ जाएगा टूर पे? इस गर्मी में जाएगा? इस गर्मी में हम थोड़ा आपका जानना कहाँ जाएगा वो? आपका जहाँ हम तो माँ बाबा का परमिशन चाहिए। हम तो परमिशन लेते हैं, कभी मैंने तभी बॉन्ड में साइन करके लाना है कि अगर बच्चा का कुछ हो जाए तो सर जिम्मेदार नहीं है। आपको ऐसा नहीं है कि सर के बिना बड़े हो गए बच्चे नहीं बाप तो, अगर किसी का कुछ हो जाता है वो तो नहीं रहेगा, माँ बाप तो छोड़ेगा नहीं। आप जो बोले ना कर रहे हैं। तो ठीक है, थोड़ा सा ठंडा आने दे। मन तो बहुत है, बहुत जगह है घुमाने के लिए। एडुकेशनल एक्सकर्शन मैं तो करता रहता हूँ सर, मेरे को बहुत। इवन मैं कोलकाता में इतना सारा जगह है जिसको देखते रहोगे और जानते रहोगे तो कम पड़ जाएगा। ठीक है, लेकिन हाँ, वो घूमने के लिए पैर में ताकत चाहिए, चलना बहुत पड़ता है। हाँ, तो सर, इस एज में नहीं चलेंगे, बिल्कुल कब चलेंगे? बहुत लोग हैं कि नहीं सर और नहीं हो रहा है, गाड़ी कर लो। ठीक है, अरे भाई देखना है, घूमना है, थकना भी है। ठीक है, मैं भी थकता हूँ, ऐसा बात नहीं है। मेरा तो आजकल क्या है ना, फिजिकल एक्सरसाइज इतना कम हो गया पहले से, तो थक जाता हूँ बहुत जल्दी जल्दी। ठीक है, फिर भी मुझे पता है कि मैं कर लूंगा। नॉट एक बार पूरा पुराना कोलकाता का एक बार पूरा सवारी करा दे सबको, 3-4 साल पहले का बात है। ठीक है, इतना चलाया, लास्ट में बोल रहे दादा छोड़ दो दादा, और नहीं जानना है, और जान नहीं पाएंगे। मैंने ऐसा पुराना पुराना बिल्डिंग दिखाया और ऐसे बड़े, मैंने ये सब एक समय का, मैंने कोलकाता का पूरा गौरव था, मैंने एकदम टॉप लेवल कॉन्सेप्ट था। तो बोला ऐसा है, हमने तुम इतिहास देखो भी, मैं तुमको गूगल करके दिखाया था, तुम गूगल करोगे, मैं तुमको ऐसे ही कहानी बता रहा हूँ, तुम देखते रहो। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे बेस्ट है। एक्सकर्शन करो ऐसे गर्मी में। चारों तरफ फाका मिलेगा। ठीक है, मान के विक्टोरिया मेमोरियल, बिरला प्लानिटोरियम, साइंस सिटी म्यूजियम। ठीक है, कोई नहीं है, फाका, गर्मी में ही मर जाएगा इंसान। एक्सकर्शन क्या करेगा? प्लानिटेरियम गए ये बात है। गए थे, देखा, बहुत सुंदर है। और जो कॉन्सेप्ट में डेवलप करके उसको जो चित्रण किया है, जिस तरह से वो लोग मतलब एनवायरनमेंट रखता है दिखाने के समय में, ऐसा लगता है कि एक चलता फिरता मतलब पूरा रियलिटी में तुम सच में आसमान में हो, यस। बहुत सुंदर होता है। जो ऊँट चल रहा था रियलिटी एंजॉय कर रहा था, ऐसा लगता है कि रियलिटी में हो रहा इवन अभी तो 3D होता है, है। 3D वाला देखा है ना, वो जब गैलेक्सी टूटता है, Yes. ठीक है, ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे ऊपर ही आके गिर रहा है। यस एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। बिरला प्लानिटोरियम बहुत अच्छा है। क्या जिस टाइम पे थे ना, उस टाइम पे हिंदी अच्छा, उसमें टाइम अलग अलग टाइम पे चलता है, बंगाली, हिंदी, इंग्लिश, 3 भाषा में चलता है। आपको जो भाषा में टाइम होता है उस टाइम पे आप कर लो। इधर टेलीविजन पर देखे, पापा बोले कि चलो टेलीविजन में जल्दी देख लो, प्लानिटेरियम भी जाना। तो प्लानिटेरियम गए, फिर वहां पर टिकट करके फिर लाइन भी लगाना था। कि इस टाइम पे, कि ठंड के टाइम पे? मैं जैसे मैं वो उसी टाइम पे गया था। आपने जिस दिन मिले ना, हाँ हाँ, उससे एक दिन पहले तो मैं हाँ, उसके एक दिन उसके अगले दिन अगले। पापा बोले कि तो वो घुमा भी देना। और हम क्या किए, हम मम्मी हमको से बोले कि पापा को घुमाएंगे भी। तो हम क्या किया, टिकट जल्दी बना लेंगे, ट्रेन था अवेलेबल नहीं मेरे पास, और बस 2 दिन का मौका मिला, फिर ये दिक्कत हम प्लानिटेरियम में देखी। चलो बढ़िया है। चलो एक क्वेश्चन करो तो सर। यस यहाँ पर गोपाल रिक्वेस्ट कर रहा है एक्सकर्शन के लिए, तुम लोग एकदम चुपचाप मजा ले रहा है।
सर ये बोरिंग अभी हम अक्टूबर एग्जाम में खत्म हो जाएगा क्या चीज? जो दिख रहा है अनटाइटल एग्जाम हाँ, ये जैमबोर्ड और नहीं रहेगा। कैसे नहीं हाँ, बोल तो रहा है, मेरे को सब बैकअप लेने के लिए बोल रहे, टाइम ही नहीं मिल रहा है बैठने का। मेरे से ज्यादा मैम को जरूरत होता है। मैं तो भूल जाता हूँ और ढूंढते रहता हूँ इधर उधर। मैम का सारा चीज एकदम रेडी रहता है, तो मैम को बहुत जरूरत होता है। मैम बोला कि तू करेगा नहीं, तेरा अलग बात है, मेरा सारा बैकअप कंप्लीट कर दो। मैं ठीक है, टाइम मिलने से बैठ के करूंगा। उसके लिए हम ट्रीटमेंट मांग रहे हैं नहीं नहीं, प्रीमियम नहीं है शायद, ये लोग जैमबोर्ड और रखेगा नहीं। X, an American national, is a resident in India during previous year ending on March 31st, 2024. He was owner of a building located in New York City. ठीक है? The same was on rent at the rate US dollar 12,500 per month. Okay. The municipal tax on such building was paid off US dollar 10,000. US dollar 10,000. 10,000 है, 1 लाख हो गया। US dollar 10,000 on February 12, 2024. Beside the above property, he purchased a piece of land. Was given on rent. Was given on rent for running dairy. Dairy समझते हैं ना सर? Dairy farm at the rate of 3,000 per month. ठीक है? प्लीज हाँ, ₹3,000 per month. ₹3,000 per month with effect from October 1, 2023. लैंड करते हैं फरवरी दे रहा है
समझाता हूँ सर। द वैल्यू ऑफ 1 US dollar in India throughout the year equals to कितना किया जाए? अभी तो सर 70 की 80 रुपीज 75 80 रुपीज 83 83 ना, लास्ट ईयर कितना था? 80 80 80 भाई 80 कर दो, 80 कर दो, ठीक है। $1 इक्वल्स टू 80, ठीक है। अब क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो मेरे साथ साथ, फिर सर जीडीपी का जैसे होता है एक्सचेंज डिफरेंस हम्म, एक्सचेंज रेट जो ये है तो जीडीपी का जैसे होता है ना, बहुत रीजन है, बहुत बहुत सारे रीजन, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का रीजन है, देश का ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशंस के साथ कि कितना प्रोडक्शन हो रहा है। अभी लाइट करेंसी रेट है इंडियन रुपए में 136 1 कुवैत है, दिनार का भी है, रेट सब साइड कुवैत हाईएस्ट है, दिनार का भी हाईएस्ट चलता है। और सबसे लोएस्ट वियतनाम वियतनाम जिसका 1 रुपीस वहां पर 100 रुपीस तो इंडियन का अगर 1 रुपीस वियतनाम से लेके गए तो हमको 100 रुपीस वहां पर मतलब तुम जो चीज यहाँ से 1 टका में खरीद सकते हो, उसी 1 टका से तुम वहां पर 100 टका का चीज खरीद सकते हो। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। इसके ऊपर मेरा एक क्लास चलता है, तब करेंसी डेरिवेटिव, जो लोग स्टॉक ट्रेडिंग करता है वैसे करेंसी ट्रेडिंग भी करता है। ये जो डॉलर का वैल्यूएशन है ना, इसके ऊपर ट्रेड होता है। डॉलर का हमको बहुत सुपीरियर लगता है 55 से दर्जन पढ़ रहे हैं 10 तक में से ये रिसेंटली एक बैच कंप्लीट हुआ, जस्ट अभी लास्ट वीक एक बैच कंप्लीट हुआ। ये देख, इक्विटी डेरिवेटिव है, जिस जो स्टॉक मार्केट क्लास चलता है, जो तुम आते हो उसके पहले ही चलता है। और ये है करेंसी डेरिवेटिव, ये शाम को होता है सैटरडे। रिसेंटली ये खत्म हुआ, अब इसका बैच चालू हुआ है कमोडिटी का। उसी करेंसी डेरिवेटिव में ये जो डॉलर का फ्लक्चुएशंस के ऊपर ट्रेड होता है, ठीक है, उसके ऊपर रिसेंटली बातचीत सबको, बहुत दिन बाद सब लोग बहुत चिल्ला रहे हैं, सिखाओ सिखाओ सिखाओ, बोले चलो सिखा देंगे। तो ये फर्स्ट बैच में करेंसी डेरिवेटिव का कंप्लीट करवाया मैंने ऑफिशियली। यही तो जो सीएफए सीएफए तो फॉरेन कोर्स है, तुम इंडियन सीए का पढ़ाई कर लो, उसमें भी हो जाता है, साथ में एनआईएसएम कर लो, सारा देसी डिग्री है, ये सब लाइसेंस है। ईएफए करना होगा ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि इंडियन मार्केट में जॉब पाने के लिए धीरे धीरे सब इंडियन कोर्स को ही मैंडेटरी कर रहा है। ये सब मैंडेटरी कोर्स है, जो भी ये करेंसी पढ़ाई कर रहा है, इक्विटी कर रहा है, स्टॉक मार्केट में बैंक्स में जॉब कर रहे हैं ना, एनआईएसएम सर्टिफिकेशन चाहिए। तुम सीए सीएफए कुछ भी डिग्री लेके आओ, एनआईएसएम मास्ट है, कुछ भी डिग्री लेके आओ। सीएफए रखने से आपको बस एमएनसीज में सुविधा होता है, लेकिन इंडियन कोई भी फर्म में काम करना है, प्रैक्टिस करना है, खुद का मानो कि जॉब नहीं करना है, खुद का फर्म खोलना है, स्टॉक मार्केट एडवाइजरी का काम करना है, यू नीड एनआईएसएम सर्टिफिकेशन। कॉम्पिटिटिवली इजी करके रखा है अभी, लेकिन यही गेटवे है मैंने जाने का। मैंने कॉम्पिटिटिवली एग्जाम अभी इजी करके रखा है, इजी मैंने बहुत इजी भी नहीं है, बहुत मुश्किल भी नहीं है, पर मॉडरेट है, नॉट लाइक सीएसईए में मॉडरेट एग्जाम है, लेकिन मैंडेटरी है, करना ही पड़ेगा। अभी एनआईएसएम कर लो, इनफ है उसके, आपको मतलब ये हम लोग एक आदत सा हो जाएगी, फॉरेन डिग्री करने से स्पेशल होता है, कुछ नहीं है। देसी डिग्री करने से आपको ज्यादा फायदा है। फॉरेन में लगते हैं ये सब खर्चा भी बहुत कम है, एक एक एग्जाम का खर्चा पड़ता है 1,500 तक। करेंसी का एग्जाम आप सुन, मतलब रिटर्न जो है ना, आप बिलीव नहीं करोगे। इक्विटी के एग्जाम का खर्चा पड़ता है 1,500 टका, ये सभी का 1,500 टका। एक 1,500 का एग्जाम देता है, मेरे पास 6,000 से लेकर 10,000 का कोर्स करता है, ठीक है, या जोर से जोर 12,500-15,000 का कोर्स करता है। उसका फर्स्ट मंथ में उसका जॉब सैलरी लगता है 20 से 25,000। एक महीने में सब आ जाता है, एक महीने में। क्या है, लोग लोग खर्चा करके एमबीए करने जाता है,
एमबीए में खर्चा करता है 7 से 8 लाख का, फिर नौकरी पाता है यही वाला। तुम 8 लाख इधर लगा के 25,000 कमा रहे हो, तुम यहाँ पर 20,000 खर्चा करके 25,000 कमा रहे हो, एक महीने में सैलरी आ जाता है। लोगों को बोलने से लोग विश्वास नहीं करता है। तो लोग को लगता है कि नॉन अब ये तो समझने वाले गए, मैं जो चीज दिखा रहा हूँ ये सब सरकारी चीज दिखाता हूँ। लोगों को एक्चुअली क्या है ना, मार्केट में ऐसा हवा बना के रखा है, ये इंस्टीट्यूट वो इंस्टीट्यूट हम ये दिखाएंगे, शॉर्ट लिंक में से हजारों है, और वो इंस्टीट्यूट के नाम पे आपको वही अल्टीमेटली लास्ट में जाके ना जॉब नहीं दे पाता, फिर बोलता है आप एनआईएसएम करो, ठीक है, फिर आपको एक जॉब गारंटी दे सकते हैं। तो फिर तुम एनआईएसएम ही करवा देते, इतना तामझाम करने का क्या जरूरत था। छोड़ो। अच्छा देख, Mr. X, an American national, is a resident in India during previous year ending on March 31st, 2024. ठीक है। He was owner of a building located in New York City. उसका एक बिल्डिंग है, कहाँ पर है सर? न्यूयॉर्क में है। उसको रेंट देके रखा है 12,500 टका यूएस डॉलर पे। The municipal tax on such building was paid of US dollar 10,000. ठीक है। On February 12th, 2024, beside the above property, he purchased a piece of land, was given on rent. एक लैंड खरीदा और उसको रेंट पे देके रखा। कितने में? डेयरी फार्म चलाने के लिए 3,000 पर मंथ में, जिसका रेंट चालू होता है विथ इफेक्ट फ्रॉम October 1, 2023। ये रेंट उसका चालू होता है, ठीक है। मैंने ये चीज आपको बोल दी कि उसने जो लैंड खरीदा उसका रेंट उसको पाने को मिला है 2023 के अक्टूबर से, मैंने 23-24 में ही मिलने लगा। दैट इज द पॉइंट। मैंने बेसिकली देखो, वो तो इंडिया रेसिडेंट तो है ना 23-24 में, ठीक है, 23-24 में तो रेसिडेंट है ना यहाँ का, तो क्योंकि वो 23-24 में रेसिडेंट है यहाँ का, तो 23-24 में वो कोई लैंड खरीद ही सकता है। और October 1, 2023 तो 23-24 के अंदर आता है, तो क्या प्रॉब्लम है? समझ में आ रहा है बात? ठीक है, डेट देखो आप, ठीक है। द वैल्यू ऑफ द $1 इन इंडिया थ्रू आउट द ईयर, हम लोगों ने यहाँ पर माना 80 टका। बाकी जो भी एज पर क्वेश्चन होगा, हाँ, एग्जाम सिचुएशंस में अगर 80 की जगह 40 दिया है तो आप 80 नहीं मानोगे, नहीं करंट रेट तो 82 चल रहा है, ठीक है, ये सब दिमाग मत चलाना। क्वेश्चन जो बोलेगा वही करना, अगर 60 देता है तो 60 से ही करना, ठीक है, अपना दिमाग, ठीक है। कौन सा? हाँ, क्वेश्चन कंप्लीट करे क्या, वही तो मैं पूछना चाहता हूँ, करे क्या? सबसे पहले तो जीएबी कैलकुलेट करो। नहीं कर सकते? उसका रेंट क्या हुआ है? रेंट रेंट Statement of computation of income under the head house property for previous year 23-24, ठीक है, ये है आपका गिवन ईयर। सबसे पहले तो आप इनका जीएबी बताओ क्या होगा या क्या होना चाहिए। हाँ सर, जीएबी कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तो वो इंडिया का रेसिडेंट है, और आपको बता दूं कि जो इंडिया का रेसिडेंट होता है ना, उसको दुनिया भर में कहीं से भी कमाए उसको इंडिया में टैक्स देना पड़ता है, ठीक है, ग्लोबल इनकम पे टैक्स देता है। सो जीएबी उनका ऐसे हो जाएगा सर, $12,500 उसका न्यूयॉर्क सिटी का घर का भाड़ा है, ठीक है। इसको आप इंडियन रुपी में कन्वर्ट करो 80 टका में, इंटू 12 महीना करो, करके बताओ कितना हो रहा है। 12,500 इंटू 80, मैंने कन्वर्जन करो सर एक्सचेंज वैल्यू में। 12,500 इंटू 80 इंटू 12 कितना हो रहा है सर? সবাই বুঝতে পারছে? 120 lakh 120 লাখ, 1 crore 20 লাখ, 120 লাখ কি করে? ও আচ্ছা 120 লাখ, ঠিক আছে ঠিক আছে, हाँ 120 लाख का मतलब भी तो वही होता है 120 लाख, তাই তো? yes sir ठीक है, लेकिन इंटरनेशनल मॉनेटरी ऐसे कैलकुलेशन होता ठीक है है। 1,120,000 12,500 था, इंटू आपको मैं बोला एक्सचेंज रेट में कन्वर्ट करो 80 टका, जितना होगा इसको इंटू करो तो 12 महीने में, तो बन जाता है आपका 120 लाख। वेरी गुड सर, तो 120 लाख लिख दो,
सर यही 120 लाख। देखो सर, अगर आपके पास कुछ और है नहीं ना, ठीक है, इफ देयर इज नो मोर डेटा, ठीक है, तो जो आपका वैल्यूएशन है रेंट का वही आपका जीएबी है। ये भी एक तरीका आपको मैं सिखा रहा हूँ। जब आपको कुछ और ना मिले, जो रेंट आपको मिलता है वही आपका जीएबी बन जाता है। 120 लाख पे कितना जीरो आएगा? सर ऊपर में रुपीस लाख का 3 दिया, 3 नीचे 6 6, ठीक है, लिख देता हूँ 120 लाख 60। अच्छा, माइनस कर दो सर म्यूनिसिपल टैक्स। इसका कैलकुलेशन कैसे करोगे? आपको याद होगा क्वेश्चन में मैंने गिवन करके रखा है कि आपका म्यूनिसिपल टैक्स है $10,000 का। सो $10,000 इंटू 80 में कन्वर्ट करो, ठीक है। इसमें इंटू 12 मत कर देना, ठीक है, क्योंकि टोटल म्यूनिसिपल टैक्स दिया था, मंथली नहीं बोला था। तो $10,000 इंटू 80 कितना हो जाता है? 80 लाख क्या? क्यों? 10,00,000 इंटू 80, 10,000 10,000 इंटू 80 80, 8 लाख, हाँ सॉरी 8 लाख। ठीक है, 8 लाख। ठीक है, तो जीएबी से जब एम टैक्स माइनस करते हो कितना आता है? 120 लाख से 8 लाख माइनस करने से कितना आएगा? एनएबी कितना आएगा? 112 lakh. 12 lakhs 112 लाख। चलो, यहाँ से स्टैंडर्ड डिडक्शंस मिल जाएगा ना उसको। @ हाँ हाँ 30%, हाँ, सेक्शन 24 सबसे चलिए ए कितना हो जाएगा? 112 लाख का 30%, 33.6 lakhs। 33 पॉइंट, अब मेरा तो वो दूसरे तरीके से करना है। अच्छा 33 lakh 60,000. 33 lakhs 33 lakhs 60,000। 33,60,000। 112 लाख से 33,60,000 माइनस करने से कितना आ जाता है? 78 lakhs 40,000। इसका इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल कुछ है क्या? तो 78 लाख कितना बोला? 40 40 lakhs 78 लाख, lakhs 40,000। ठीक है, 78,40,000। ठीक है, ये हो गया आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है सर। सर ये तो हो गया हाउस प्रॉपर्टी इनकम। तो फिर वो जो क्वेश्चन के अंदर बोला था कि एक पीस ऑफ लैंड खरीदा था जिसको डेयरी फार्म के लिए देके रखा था 3,000 टका पर मंथ में, अक्टूबर 1 2023 से, ये किस इनकम के अंदर आएगा? क्या आपको मैंने अभी तक हाउस प्रॉपर्टी इनकम के बारे में ऐसा कहीं पर भी लिखा कि लैंड भाड़ा देने से हाउस प्रॉपर्टी में आता है? लैंड भाड़ा देने Sir, से हाउस other source. प्रॉपर्टी, वेरी गुड सर, लैंड भाड़ा देने से वो अदर सोर्स होता है। ठीक है, तो ये सेंस आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये हाउस प्रॉपर्टी के अंदर काउंट ही नहीं है। ज्यादातर लोग क्या होता है ना, वो सोचेगा हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, लैंड को भी हाउस प्रॉपर्टी में जोड़ देगा, तो ये पूरा कॉन्सेप्चुअली गलत हो जाएगा। ये जो है अदर सोर्स का है। तो यहाँ पर लास्ट वाला क्वेश्चन जो था उसमें अदर सोर्स मैंने मेंशन करके दिया था, बट यहाँ पर अदर सोर्स मेंशन नहीं किया था। सोर्स बता के आपको फाइंड करना है कि वो किस सोर्स में जाएगा। तो वेरी सिंपल, इनकम फ्रॉम या रेंट इज ऑन वैकेंट लैंड, रेंट फ्रॉम वैकेंट लैंड। क्या है सर? वैकेंट लैंड कितना है? 3,000 टका करके। 3,000 टका करके कितना महीना भाड़ा दिया सर आपने? 6 महीना, अक्टूबर से लेके मार्च तक का, है ना। तो 6 महीना भाड़ा देने से आपका हो जाता है 18,000 टका। तो 78,40,000 अपने हाउस प्रॉपर्टी से कमाया और 18,000 टका अपने वैकेंट लैंड से कमाया। ठीक है, तो हो गया, बस टोटल करने से टोटल आ जाएगा। समझ में आया सर? क्वेश्चन समझ में आया? सर न्यूयॉर्क का घर का भाड़ा का कैलकुलेशन, टैक्स कैलकुलेशन इंडिया में हो रहा है, बड़ा दुख का बात है।
यही तो है रेसिडेंशियल स्टेटस, यही चीज सिखाते हैं। जो लोग अभी तक रेसिडेंशियल स्टेटस का क्लास नहीं किए हैं प्लीज कर लो सर, मैं दे के रखा, या फिर अगर नहीं है तो मेरे से लिंक लेके कर लो। रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ने से पता चलता है कि कब किसको कितना टैक्स देना चाहिए, ग्लोबल इनकम पे कब देना चाहिए, डेट का कैलकुलेशंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी वीवीआईपी चैप्टर है, कंप्लीट क्वेश्चन के अंदर जोड़ के। हाँ ठीक है, प्लीज एक बार वो चैप्टर का सारा क्लास कर लो, क्योंकि वहां पर ऐसे ऐसे कैलकुलेशंस करवाया हुआ है, ऐसे ऐसा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया हुआ है जो आप किसी भी स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी है। तो जिसका भी मिस हुआ है ड्यू टू एनी रीजंस, प्लीज एक बार बैकअप कर लो, कोई डाउट है पूछ लो सर। ठीक है, फिर मैथ से या कहीं से भी जो भी क्वेश्चन है एक बार प्रैक्टिस कर लो। मैं तो क्वेश्चन कराता ही रहता हूँ, मैथ का क्वेश्चन भी, जिसका जो भी मैथ है करते रहो। हाँ सर, वही मैं बोल रहा हूँ कि टाइम का पूर्ण इस्तेमाल करो। ओके सर, ठीक है, थोड़ा हटके था क्वेश्चन, ऐसा एक सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन मैं यहाँ पर देख रहा था। आई थिंक Yes, sir. Registration. ये देखो, Rajesh, a British national, is a resident and ordinary resident in India. During the previous year 23-24, he owns a house in London, which he has let out for 10,000 per month, dollar में, $10,000 per month में. Municipal tax paid, municipal tax किया $8,000 में. During the previous year 23-24, the value of one, sorry, it's not dollar, UK pound. Yes, sir. ये found है. तो तुम लोग कुछ बोले नहीं। सर एक्चुअली जब हम इस क्लास की तैयारी कर रहे थे ना पिछले सेशन के लिए, उस समय हम इसके बारे में पता किए थे, लंदन करेंसी ऑफ लंदन में, ठीक है, तो दो नाम आया था, याद नहीं तो एक तो यूके पाउंड होता है और एक यूरो होता है, ऐसे ऐसे यूरो होता है। हाँ यूरोस यूरोस स्टर्लिंग, हाँ यूरो स्टर्लिंग, एक यूरो होता है और एक पाउंड होता है। ये पाउंड है, ठीक है, ये पाउंड है, 1 पाउंड। ठीक है, तो ये 10,000 पाउंड था, ये 8,000 पाउंड है। मैं बार बार डॉलर बोल रहा हूँ, गलत बोला सर। ठीक है, अच्छा सर इट इज ब्रिटिश पाउंड जिसको स्टर्लिंग बोलते हैं हाँ, स्टर्लिंग पाउंड बोलते हैं। of United Kingdom and 9 of its associate territories. Yes. ठीक है, द वैल्यू ऑफ 1 पाउंड इन इंडियन रुपी टू बी टेकन एज 95, यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है, बाकी आप अपडेट ले सकते हो। Compute the Rajesh net annual value of the property for husband year 24-25, सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन है। ठीक है, तो वही चीज फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24 आपको जीएबी कैलकुलेट करना है, जो आपको मैंने ऑलरेडी करवा दिया। ठीक है, कैसे जीएबी करोगे, जितना आपका रेंट मिल रहा है आपको 12 महीना इंटू एक्सचेंज वैल्यू। ठीक है, म्यूनिसिपल टैक्स पेड जितना आपने पे किया माइनस करो, एनएबी मिल जाएगा। एनएबी से अगर आपके कुछ डिडक्शंस है तो डिडक्शंस भी गिवन होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में यहाँ पर डिडक्शंस के बारे में कुछ नहीं दिया। इनकम रिसीव्ड बाय हिम बाय रेंट हाउस अपार्टमेंट in India, gross annual value। डिडक्शंस अलाउड नहीं किया, 30% वैल्यू ऑफ, एक सेकंड से कुछ अपडेट है देख लेते हैं। प्रॉपर्टी टैक्सेस, ट्रीटमेंट ऑफ अनरियलाइज्ड, is of deemed to be let out property। So इसमें complete net annual value बोला है, और क्वेश्चन एने भी बोला, calculation of a क्वेश्चन एने भी बोला था ना, क्वेश्चन एने भी तक बोला था, इसीलिए कैलकुलेशन ऑफ एने भी बोला था, इसीलिए आपको और आगे का करने का जरूरत नहीं हुई। मैं सोच रहा हूँ डिडक्शन नहीं दिया। ठीक है, जब इंडियन रेजिडेंट है इंडियन हो गया, हाँ जब रेसिडेंट इंडिया का है तो उसको तो मिलेगा, अगर वो फॉरेनर होता तो उसको डिडक्शन कई बार देता नहीं है। ठीक है, लेकिन रेसिडेंट को तो देता है। वही मैं सोच रहा हूँ कि क्या मैंने गलत बोल दिया। अपडेट होता रहता है, ये सब चीज थोड़ा देख लेना पड़ता है। ठीक है सर, बस यही सब, हाँ सेक्रेटरी अपडेट इन द बीओएस पोर्टल। ठीक है, ये सब चीज थोड़ा सा देख लेना पड़ता है। बाकी जो आप ये सब लेटेस्ट है, तो लेटेस्ट में जो आप लोग का एग्जाम जो
जून में होगा, जो दिसंबर में होगा, जनवरी में होगा, सितंबर में होगा, जो भी होता है उसके लिए सब चीज ठीक ही है। थोड़ा बहुत अगर बीच बीच में कुछ अपडेट आ जाता है तो वो जो भी एप्लीकेबल होता है इंस्टीट्यूट बताता है, ठीक है। बट मेनली ये सब अपडेटेड ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, तो ये एक हो गया सर सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस का एरिया, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको मैं सोच रहा था कि घर के लिए दूं, but ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है आप लोगों के लिए। प्रॉपर्टी ओन्ड बाय को ओनर्स, सेक्शन 26 का मैट्रिक्स है। सेक्शन 26 पोर्शन लेट आउट, पोर्शन सेल्फ ऑक्युपाइड तो बता दिया है ना। सिमिलर क्वेश्चन कर लेना सर। इनएडमिसिबल डिडक्शन 25 के बारे में बात कर लेंगे सर। ये वाला ट्रीटमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम को ओन्ड प्रॉपर्टी, सेक्शन 26, इसी के बारे में कल थोड़ा बात करेंगे। 2 क्वेश्चन करेंगे, 2 क्वेश्चन कर लेंगे तो हो जाएगा। फिर डीम्ड ओनरशिप का एक छोटा सा एरिया है, छोटा छोटा और 2-4 पॉइंट है इधर उधर बिखरा हुआ, अदरवाइज और कुछ नहीं है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट एरिया है इंटरेस्ट कैलकुलेशंस का, एक आपको मुझे बताना पड़ेगा। अब 2 क्लास लगेगा हार्डली, ठीक है। ठीक है, आज इतने रखते हैं, कल डिस्कस करके ही होमवर्क देंगे, आज और कोई होमवर्क नहीं दे रहे, ठीक है। कल डिस्कशन करके ही होमवर्क देंगे, एक साथ सारा दे देंगे। ओके सर, आज इतना ही रखते हैं, थैंक यू। बाय सर। बाय सर। Bye, sir. बाय सर, बाय। क्या सोच